हेलो टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ, एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत पर चर्चा करेंगे, दैट इज नोन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ हर्षचरित, एंड वी विल आल्सो try to find out that 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 which is depicted, which is given in this text, is it totally the part of historicity, or many other things have been depicted in this book। और दूसरी बात साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि हर्षवर्धन के इतिहास लेखन के लिए बाणभट्ट के इस हर्षचरित का क्या योगदान है, साथ ही साथ भारतीय इतिहास लेखन में और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में बाणभट्ट की हर्षचरित की उपादेयता, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस क्या है, उन सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षचरित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और खासकर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट source to knowing the history of Vardhan dynasty and especially the history of Harshvardhan, and many more other things have also been depicted in this book, just like the murder of Brihadrath, the last emperor of Mauryan dynasty, and also it is a very important source of knowing the history of Ramgupta, okay, Ramgupta of Gupta dynasty। हम लोग चर्चा करते हैं हर्षचरित भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा चरित्र ग्रंथ है जो किसी शासक के चरित्र पे लिखा गया है। याद रखिएगा, इसके पहले एक ग्रंथ है बुद्ध चरित, जो महात्मा बुद्ध पे लिखा गया है, इनका जिसे अशोघोष ने लिखा है, लेकिन बुद्ध जो है शासक थे नहीं। इस प्रकार से हर्षचरित भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा प्रथम ग्रंथ है जो किसी शासक के चरित्र पे लिखा गया है। चरित्र परंपरा और वंशावलियाँ भारतीय इतिहास लेखन के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यद्यपि यह अलग बात है कि इनकी हिस्टोरिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता कभी भी पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं रहा है। इनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इसमें चारण भाट परंपरा जैसी पद्धति देखने को मिलती है। इसीलिए इनको पूरी तरह से इतिहास लेखन मानना और इनमें से पूरी तरह से ऐतिहासिकता को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इनमें मुख्यतः ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का प्रयास, समझने का प्रयास करना पड़ता है। इसमें जब हम इसको क्रिटिकल एनालाइज करते हैं तब हम इनमें से बहुत सारे सोर्सेस को जान पाते हैं। ठीक है, आते हैं। हर्षचरित भारतीय इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जो किसी शासक के चरित्र पर लिखा गया है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। यह कुल मिला के 8 भागों या 8 उच्छ्वास में है। उच्छ्वास मतलब होते पार्ट्स, 8 भागों में है, जिसके प्रथम 3 भाग में, अभी हम चर्चा करेंगे, जिसके प्रथम 3 भाग में लेखक बाणभट्ट ने अपनी जीवनी, अपने बारे में बताया है, और अंतिम 5 भागों में इसने हर्षवर्धन का इतिहास और वर्धन वंश का इतिहास दिया है। ठीक, पहले हम लोग बाणभट्ट पे आते हैं, फिर हम लोग इसके कथानक की चर्चा करेंगे। बाणभट्ट को चट्टोपाध्याय ने कथा लेखकों का शिरोमणि कहा है। याद रखिए, कथा लेखकों का शिरोमणि, दिस इज द टाइटल दैट इज गिवन बाय चट्टोपाध्याय टू बाणभट्ट। बाणभट्ट भृगवंशी थे। ये इनका गोत्र वात्सायन था। तो ये वात्सायन गोत्रीय भृगवंशी ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वर्तमान बिहार के औरंगाबाद जिले के प्रीतकूट नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था प्रीतकूट गांव में, और इनके पिता थे चित्रभानु और इनकी माता थी राजदेवी। ठीक, तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। इनके एक भाई थे जिनका नाम था श्यामल, और इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट। श्यामल और भूषण भट्ट हम अभी चर्चा करेंगे जहां इनकी जरूरत होगी। और इनके गुरु का नाम था भरचू, तो इनके गुरु थे आपके भरचू। हर्षवर्धन बाणभट्ट ने जो अपनी जीवनी दिया है, अपने बारे में जो कथानक बताया है, उससे पता चलता है कि बाणभट्ट की पहली मुलाकात हर्षवर्धन से जब हुई थी तो उस समय हर्षवर्धन एक जगह है मरितारा स्कंधावार,
सैनिक छावनी है, वहाँ पे हर्षवर्धन थे और वह था अचिरावती नदी पे। तो अचिरावती नदी पे इनकी पहली मुलाकात जो है वह हुई है आपके मणितारा स्कंधावार अचिरावती नदी पे स्थित है। यहीं पे हर्षवर्धन से पहली बार बाणभट्ट की मुलाकात हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाणभट्ट ने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हर्षचरित, इसकी तो चर्चा करेंगे ही। पहले दूसरा देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कादम्बरी। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा, वाइन, मदिरा। कादम्बरी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ठीक है, जिसे आगे चल के संपादित किया है पीटर पीटरसन ने। इसे संपादित किया है पीटर पीटरसन ने इसे संपादित किया है, याद रखिएगा। और दूसरी तथ्य महत्वपूर्ण है इसकी, कादम्बरी जो है, कादम्बरी में मुख्यतः जो कथानक है वह है आपके चंद्रापीठ और कादम्बरी की। चंद्रापीठ और कादम्बरी के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है और यह इसमें वैशंपायन नामक तोते का उल्लेख है। वैशंपायन नामक तोते का उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वैशंपायन नामक तोते का। तो इसका भी कथानक हमको इसमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य बहुत सारे कथानक है, जैसे पुंडरीक की कहानी है, विदिशा नरेश शूद्रक की कहानी है, आदि का हमको कथानक प्राप्त होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कादम्बरी दो भागों में है। पहला इसका जो भाग है वह कहलाता है पूर्व भाग, ठीक है, और दूसरा भाग इसका कहलाता है उत्तर भाग। पहले भाग को तो बाणभट्ट ने लिखा है, लेकिन दूसरे भाग को लिखा है उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। भूषण भट्ट, ठीक है, इसको इनिशिएट किया है फर्स्ट हाफ आपके बाणभट्ट ने, और सेकेंड हाफ जो है आपके लेटर पार्ट वाज कंप्लीटेड बाय भूषण भट्ट हु वाज द सन ऑफ बाणभट्ट। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद इनका ग्रंथ है चंडी शतक, फेमस है। मुकुट ताड़तक इनका फेमस ग्रंथ है और पार्वती परिणय। ये बहुत सारे इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अब आते हैं मूल कथानक पे, जो आपका है हर्षचरित। हर्षचरित जो ग्रंथ है यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना बाणभट्ट ने किया है। यह गद्य काव्य में रचित ग्रंथ है। गद्य काव्य में रचित ग्रंथ है जो श्यामल के कहने पर, अपने भाई श्यामल के कहने पर, याद रखिएगा, बाणभट्ट ने यह ग्रंथ लिखा, क्योंकि श्यामल हर्षवर्धन का इतिहास जानना चाहते थे। श्यामल ने इस ग्रंथ को कहा है द्वितीय महाभारत। श्यामल ने इस ग्रंथ को कहा है द्वितीय महाभारत, याद रखिएगा। जबकि शाहनामा को, जो फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं शाहनामा को, ठीक, याद रखिएगा। महाभारत शब्द का जो पहली बार उल्लेख है वह आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। आश्वलायन गृहसूत्र में पहली बार हमको महाभारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद तो श्यामल ने, जबकि बाणभट्ट ने हर्षचरित को आख्यायिका कहा है। बाणभट्ट ने हर्षचरित को आख्यायिका कहा है, लेकिन श्यामल ने हर्षचरित को द्वितीय महाभारत कहा है। यह चरित्र परंपरा में लिखा गया, किसी शासक के चरित्र को आधार बना के लिखा गया प्रथम भारतीय इतिहास का ग्रंथ है, जिसे आगे चल के अंग्रेजी में अनुवाद किया है कावेल और थॉमस ने। ठीक है, तो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय कावेल एंड थॉमस। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया है। थोड़ा सा आते हैं। अगर कथानक में जाएं, हम अभी कथानक की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं आगे। कथानक की चर्चा करें तो इस ग्रंथ में प्राचीन, जब यह ग्रंथ 8 भागों में उच्छ्वासों में लिखा गया है, तो इस ग्रंथ के 8 भागों में किसका वर्णन मिलता है देख लें। ये भी अक्सर कभी कभी पूछा जाता है, तो देखते हैं। हर्षचरित के 8 जो पार्ट्स हैं उसमें किसका किसका उल्लेख है, जो आपके उच्छ्वास हैं। पहले में सामान्य जानकारी दी गई है, जिसमें बहुत सारे
प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक वस्तुओं आदि का चित्रण है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं आप सामान्य जानकारी मिलती है हमको। दूसरा आपको देखते हैं, दूसरे पार्ट में हमको बाणभट्ट का के वंश के बारे में जानकारी मिलता है, हर्ष से मुलाकात। तो इसमें क्या मिलती है, बाण के वंश प्लस हर्ष से मुलाकात। अभी चर्चा की थी, अचिरावती नदी में पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, मर्तारा स्कंधावार में। तीसरे में, ठीक है, तीसरे में जो है इसमें हमको श्रीकंठ जनपद थानेश्वर का वर्णन मिलता है और पुष्यभूत और शैव सन्यासी भैरवाचार्य का उल्लेख मिलता है। तो तीसरे में हमको मिलता है श्रीकंठ जनपद, ठीक, पुष्यभूत के बारे में उल्लेखित मिलता है, जो इस वंश के संस्थापक हैं। पुष्यभूत के बारे में वर्णन मिलता है और अन्य जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चौथे में हमको प्रभाकर वर्धन का विवरण मिलता है, जो हर्षवर्धन के पिता हैं। तो इसमें हमको क्या मिलता है, प्रभाकर वर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, और साथ ही साथ इसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन आदि का भी उल्लेख हमको मिलता है। तो इसमें राज्यवर्धन का भी है जानकारी है, जो हर्षवर्धन के भाई हैं, राज्यवर्धन द्वितीय। इसमें हमको हर्षवर्धन, राजश्री आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो हर्षवर्धन की बहन है, राजश्री। ठीक, और पता चलता है कि मौखरी शासक ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ है, ये जानकारी हमको मिल रही है। पांचवें भाग में हमको हूणों से राजवर्धन के युद्ध का उल्लेख मिला है और प्रभाकर वर्धन की बीमारी की जानकारी मिल रही है। तो हूणों से युद्ध की जानकारी मिलती है और प्रभाकर वर्धन की बीमारी की जानकारी मिलती है। प्रभाकर वर्धन बीमारी की जानकारी मिलती है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि किसने इनकी सूचना दिया, क्या। अगला देखिए, छठवें में हमको जो राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी शासक ग्रहवर्मा से उनकी हत्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या मिलती है, ग्रहवर्मा की हत्या, हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या, सेकंड की हत्या, ये मिलती है। और साथ ही साथ इसी में हमको आपके इसमें राजश्री के कैद किए जाने का उल्लेख मिलता है और हर्षवर्धन की प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। सातवें में देखते हैं, सातवें में हमको हर्ष की दिग्विजय और साथ ही साथ कामरूप के शासक, जो हंस के शासक के एक राजदूत आए थे, मैत्री प्रस्ताव लेके हर्षवर्धन के पास, उनका नाम था हंसबेग, उनका उल्लेख मिलता है। तो अगले में है हर्ष के दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। कामरूप आपका है असम, जिसे कहा गया प्रागज्योतिषपुर। क्या कहा गया है, प्रागज्योतिषपुर। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। जो इनके समकालीन राजा थे प्रभाकर वर्धन, वह नरक वंश के थे, उस वंश का कहते हैं नरक वंश के राजा थे। और अंतिम में जो है इसमें क्या मिलता है, इसमें राजश्री की खोज का बारे में जानकारी मिलती है। विंध्य पर्वत के क्षेत्रों का उल्लेख है, जो अभी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या देखिएगा, तो इसमें क्या उल्लेख है, इसमें विंध्य क्षेत्र की प्राकृतिक छटा, उसका उल्लेख मिलता है, विंध्य क्षेत्र का उल्लेख। साथ ही साथ राजश्री की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, और इसी में राज्यवर्धन के मित्र थे, आपके बौद्ध विद्वान थे दिवाकर मित्र, ठीक है, जिनकी सहायता से राजश्री को विंध्याचल के जंगलों में खोजा गया था, इसकी जानकारी मिलती है। और राजश्री की प्राप्ति के साथ ही यह ग्रंथ समाप्त हो जाता है। ठीक, राजश्री की प्राप्ति के साथ यह ग्रंथ समाप्त हो जाता है। इसीलिए अनेक इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को अपूर्ण ग्रंथ माना है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा मूल कथानक पे देखते हैं। मूल कथानक ये कहता है कि हर्षचरित में उल्लेख है कि श्रीकंठ नामक एक जनपद था, जिसका विस्तार वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था। इनकी राजधानी थी थानेश्वर। क्या थी, थानेश्वर को
थानेश्वर को वेनसांग ने सत डिफालो कहा है। थानेश्वर को वेनसांग ने सत डिफालो कहा है। वेनसांग ने ग्रंथ लिखा है, आपको पता होगा, सीयूकी। इट वॉज अ वेरी फेमस टेक्स्ट टू नोइंग द हिस्ट्री ऑफ स्पेशली हर्षवर्धन and some other information have been given in this book। सीयूकी का मतलब होता है पाश्चात्य संसार के लेख, ठीक है, पाश्चात्य संसार के लेख। द अकाउंट ऑफ वेस्टर्न रीजन्स इसको कहते हैं, इसे गजेटियर भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद आगे चल के किया था सैमुअल बिल ने। किसने? सैमुअल बिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। किस नाम से किया है? बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से। बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से किया है। बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से किया है सैमुअल बिल ने। ओके, अच्छा, अब आते हैं अब कभी एक वीडियो बनाएंगे आपको वेनसांग की चर्चा करेंगे डिटेल में, और कौन सी किताब इन्होंने लिखा है, क्या क्या है इस किताब में, क्या क्या खासियत है, कैसे आए, किस रास्ते से ओवरऑल। तो यहाँ मिलता है थानेश्वर को बाणभट्ट ने अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है। अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है। चिंतामणि भूमि कहा है थानेश्वर को, अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है। और व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। व्यापारियों के लिए लाल भूमि था, जहाँ से उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल रही है। यहाँ पर वर्धन वंश का उद्भव हुआ। वर्धन वंश में सबसे प्रमुख जो उसके संस्थापक थे वो थे आपके पुष्यभूत, इसीलिए इसे पुष्यभूत वंश भी कहते हैं। पुष्यभूत के बाद इनके पूरे हमको इतिहास देखने को मिलता है, इनकी वंशावली देखने को मिलती है। पुष्यभूत हुए, नरवर्धन हुए, राज्यवर्धन हुए, आदित्यवर्धन हुए, फिर हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन के पिता हैं, जिनको जो पहले शासक हैं जिन्हें महाराजा धीराज कहा गया है, तो उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वर्धन वंश में, ठीक है। और कहा जाता है कि इनको प्रतापसिंह भी कहा जाता है। इनको कई उपाधियां दिया गया है, जैसे इन्हें हूण हरि केसरी कहा गया है, हूणों का मान मर्दन करने के कारण। इन्हें सिंधु राजवर, सिंधु के जीतने के कारण कहा गया है। सिंधु के राजा के लिए बीमारी की तरह, ज्वर की तरह कहा गया है। साथ ही साथ इन्हें गुर्जर प्रजागर कहा गया है, गुर्जरों को हराने के कारण, उनको जीतने के कारण। तो मतलब बहुत सारी उपाधियां यहाँ पे हमको राज्यवर्धन को यहाँ पे दी गई है, प्राप्त होती है। तो इसका प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन आगे चल के बहुत बीमार हो गए, और जब ये बीमार हो गए तो कहा जाता है कि इनके बीमारी की जो है सूचना हर्षवर्धन को किसने दिया? कुरंगक ने। याद रखिएगा, इनकी बीमारी की, ये क्वेश्चन पूछता है, हर्षवर्धन की बीमारी की सूचना इनको कुरंगक ने दिया। कुरंगक ने, ठीक है। किसकी बीमारी? प्रभाकर वर्धन की बीमारी की सूचना दिया। बीमारी की सूचना इन्होंने दिया। कहा जाता है कि जब इनकी बीमारी अधिक बढ़ गई और कोई संभावना नहीं बना या बचने का, तो हर्षवर्धन की जो माता हैं ये सरस्वती नदी के पास, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सरस्वती नदी के पास सती हो गई थी। तो कहाँ पे? सरस्वती नदी के पास। सरस्वती नदी के बारे में, ठीक है, बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है मुगवाली से। सरस्वती नदी बिंसन के स्थान पे जाके वहाँ पे अदृश्य हो गई है। और इसके बारे में पहली जानकारी दिया है आपके सरस्वती नदी बारे में ओल्डहैम ने, ठीक। इसके बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है वेदों में। ओवरऑल आगे आते हैं, कुरंगक ने दिया। इसके बाद इसी में कथानक मिलता है कि जो ग्रहवर्मा थे, मौखरी शासक, इनके मतलब बहनोई या जीजा जी, उनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दिया। और इसकी सूचना जो होती किसके देता? हर्षवर्धन को संवादक किसकी सूचना देता है? ग्रहवर्मा के हत्या की जानकारी देता है।
और राजश्री के कैद करने की जानकारी देता है। राजश्री के कैद होने की जानकारी देता है संपादक। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके बाद अच्छा याद रखिएगा, जो इनकी हत्या के हैं देवगुप्त, उनको हर्षचरित में नाम नहीं उनका लिखा गया है, हमेशा उसको कहा गया है कि यह मालवा का दुष्ट शासक है। ठीक, मालवा का दुष्ट शासक के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद बात कहता है कि देवगुप्त की हत्या हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ, लेकिन उसी समय बंगाल के गौड़ शासक जो हैं शशांक ने षड्यंत्र करके राज्यवर्धन की हत्या करा दिया। जब राज्यवर्धन की हत्या करा दिया तो इसकी जानकारी जो हमको प्राप्त हो रही है, कहता है एक थे अश्वारोही कुंतल ने राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी दिया। ठीक, किसको दिया? हर्षवर्धन को। इसके बाद हमको जानकारी मिलती है आगे चल के, जो एक है भंड ने आगे चल के राजश्री के कैद खाने से भागने की और विंध्याचल के क्षेत्र में जंगलों में भागने की सूचना दिया। किसने दिया? भंड ने। तो राजश्री के कैद से भागने की सूचना दिया इन्होंने। ठीक, इसके बाद कहा जाता है कि कथानक मिलता है बहुत सारी जानकारियों के बाद, एक कहता है कि अंततोगत्वा हर्षवर्धन ने राजगद्दी संभाला, और राजगद्दी यद्यपि संभालना नहीं चाहते थे, लेकिन सिंहनाद जो उनके सेनापति थे, उनके कहने पर उन्होंने इसको संभाला। कहीं कहीं लिखते हैं अवलोकतेश्वर, लेकिन अवलोकतेश्वर से जो उन्होंने सलाह लिया था वह थानेश्वर की गद्दी के लिए नहीं लिया था, बल्कि वह सलाह उन्होंने कन्नौज की गद्दी के लिए लिया था, जहाँ पे उनकी बहन जो थी वह शासिका थी। और इसीलिए चीनी यात्री फैंगची कहता है कि हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के साथ कन्नौज में संयुक्त शासन करता था। फैंगची कहता है, ओके, फैंगची। ओवरऑल ये हुआ। इसके बाद कहा जाता है, इसमें कथानक मिलता है कि हर्षवर्धन ने सिंहनाद के सामने पृथ्वी को गौड़ों से रहित करने की प्रतिज्ञा किया। मतलब गौड़ मतलब शशांक, जो आपके बंगाल के शासक थे, जिन्होंने इनके भाई की हत्या में षड्यंत्र किया था। ये मिलता है जानकारी हमको। इसके बाद कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने सबसे पहले विंध्याचल के जंगलों में के क्षेत्र में जाते हैं, और विंध्याचल के क्षेत्र के जंगलों में वहाँ पे एक थे आपके सरभ केतु के पुत्र थे, सामंत थे व्याघ्रकेतु, और उसके बाद थे एक निर्घात। तो कौन थे? व्याघ्रकेतु और एक थे निर्घात। इन्हीं की सहायता से वो मिलते हैं किससे? दिवाकर मित्र से। ठीक है, मिलते हैं किससे? दिवाकर मित्र से। और जो दिवाकर मित्र से मिलते हैं, जो कि बौद्ध भिक्षु थे और साथ ही साथ राज्यवर्धन के मित्र थे। इन्हीं के प्रयासों से विंध्याचल के जंगलों से राजश्री को खोजा गया। उस समय राजश्री सती होने की तैयारी कर रही थी। राजश्री की प्राप्ति होती है, और उसी राजश्री की प्राप्ति के साथ बाणभट्ट का हर्षचरित अचानक समाप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ को अचानक समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि बाणभट्ट का ग्रंथ जो है वह अपूर्ण ग्रंथ है। वास्तव में बाणभट्ट के जो ग्रंथ है, इसमें हमको हर्षवर्धन के बारे में तो जानकारी मिलती है, दिग्विजय भी जानकारी मिलती है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो कथानक हैं, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हर्षवर्धन की लाइफ में, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। वो कहीं कहीं मौन हो जाते हैं। जैसे कि शशांक को सिंहनाद के सामने प्रतिज्ञा तो किया हर्षवर्धन ने कि उनको समाप्त कर देंगे, पृथ्वी को गौड़ों से रहित कर देंगे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनका अंत हुआ कि नहीं, हर्षवर्धन जीत पाए कि नहीं, इसकी जानकारी हमको इस ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो इस ग्रंथ में यहाँ मौन हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, हर्ष और पुलकेशिन जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसके बारे में आपके भेनसांग जानकारी देते हैं, जिनके बारे में आपको एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, जिसे रविकीर्त ने लिखा है,
उसमें मिल रहा है, ठीक है। उसमें कहता है अपरिमित विभूति स्फीति सामंत सेना मुकुटमणि मयूरा कांत पादा रविंदे, और लास्ट लाइन कहता है भय विगलित हर्षो ये निचाकारी हर्ष। वहाँ जानकारी देता है। वेनसांग कहता है कि पंच भारत को जीतने के बाद शिलादित्य मतलब आपके हर्षवर्धन ने मोहलच मतलब महाराष्ट्र के शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसके अभियान को रोक दिया गया। यहाँ जानकारी मिल रही है, ठीक है। फिर तो ये होल अभिलेख में, लेकिन इस एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का कोई भी वर्णन बाणभट्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि शायद इस ग्रंथ में ये प्रॉब्लम यही है कि यह ग्रंथ जो है यह दरबारी शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ का जो स्वरूप है एक किसी विशेष आश्रयदाता के संरक्षण में लिखा गया है। चूंकि बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे, बाणभट्ट के पेट्रोनेस थे हर्षवर्धन, उनके खास थे, इसीलिए शायद उन चीज़ों पे जहाँ पे शायद उनके आश्रयदाता उतना अधिक सफल नहीं हो पाए हों, हाँ, या उतनी उस समय तक सफलता न मिल पाई हो, इसीलिए उनका वर्णन नहीं किया गया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर्षचरित अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें ऐतिहासिकता का पार्ट कम है, 2/3 पार्ट, ठीक है। 2/3 पार्ट ऑफ दिस बुक जो है यह पूरी तरह से क्या है, वो इसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, प्राकृतिक जो आपके नेचुरल एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, उनका वर्णन है। इसमें सामंतों की जीवन शैली का है, राज दरबार की महिमा मंडित किया गया है, उसको एक्सटोल किया गया है, ठीक है। तो दरबारी शान शौकत में ही इसका एक बड़ा हिस्सा जो है खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा लगता है कि अपने आश्रयदाता को एक्सटोल करने का ज़्यादा प्रयास किया गया है, प्रशस्ति की तरह गाया गया है। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन महान था, लेकिन दो लोगों ने मिलकर उसे महानतर बना दिया। जितना महान था उससे भी ज़्यादा महान बना दिया दो लोगों ने। कौन कौन? एक बाणभट्ट, दूसरे आपके वेनसांग, ठीक है। तो ये कमियां कई जगह हमको मिलती है। तथापि, ठीक है, अगर यह देखा जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ में ऐतिहासिकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ में हमको मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में हमको रामगुप्त की ऐतिहासिकता जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है रामगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के कथानक को, जो कथानक आपको हमको प्राप्त हो रहा है, खासकर मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त के, और उसमें जो देवीचंद गुप्तम प्राप्त हो रहा है। चूंकि देवीचंद गुप्तम अपने मूल अर्थ में नहीं प्राप्त होता है, इसके कथानक रामचंद्र और गुणचंद्र के नाट्य दर्पण मिलते हैं। आगे चल के राजशेखर के काव्यमीमांसा में, आगे चल के उसके राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में, इसके बाद राजावली में, मजमूल बहरीन में, बहुत सारे ग्रंथों में हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे भी हमको कथानक मिलता है। इसमें कहता है कि इसमें कथानक है रामगुप्त के बारे में। कहता है कि अरिपुर में, मतलब होता है आपके शत्रु की छावनी, शत्रु का क्षेत्र। कहता है अरिपुर में ही दूसरे की भार्या के लिए उन्मुक्त सकराज की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दिया गया। इसका कथानक हमको कहाँ मिला है? यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इससे जानकारी मिलती है कि रामगुप्त धुरस्वामिनी और सकराज की जानकारी और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी हमको यहाँ प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी तरह यह पहला ग्रंथ है जिसमें घटयंत्र या रहट का उल्लेख मिलता है। घटयंत्र जो है यह पूर्व मध्यकाल में सिंचाई का एक मुख्य स्रोत था, जिसको रहट भी कहा जाता है। इसका उल्लेख हमको यहाँ मिल रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिए घटयंत्र का ही प्रारंभिक स्वरूप है जिसे कहते हैं आपके तुला यंत्र, और जिसकी पहली बार जानकारी हमको मिल रही है विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में। याद रखिएगा, पंचतंत्र जो है यह भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा विश्व के सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है, ठीक है। तो यह बहुत सारे लैंग्वेज में वो है। तो यहाँ पे जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ हर्षचरित में रात्रि में पहरा देने वाली स्त्रियों, महिला अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे कहा गया है यमचेटी। अगली जानकारी देखते हैं। हर्षचरित में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख हो रहा है। हर्षचरित में हमको 6 प्रकार के सामंतों का
उल्लेख मिला है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। 6 सामंत कौन है? सामंत, महासामंत, प्रतिसामंत, आप्त सामंत, शत्रु महासामंत, इनका उल्लेख हमको हर्षचरित में मिला है। कौन कौन है देख लीजिए। हर्षचरित में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। सामंतवाद जो है फीफ शब्द से बना है, जिसे फीफ से फीफ होल्डर, सामंत, महासामंत, सामंत, आप्त सामंत, आप्त सामंत, प्रतिसामंत, प्रतिसामंत, साथ ही अगले अगले आपके हैं प्रधान सामंत, प्रधान सामंत, और अंतिम है शत्रु महासामंत, शत्रु महासामंत। इसको देखिए, सामंत मतलब सामान्य सामंत, बड़े सामंतों को महासामंत कहा गया है। आप्त सामंत मतलब होता है राजा के प्रिय सामंत, उनको कहा गया है आप्त सामंत। प्रति सामंत मतलब होता है विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले सामंत, जो राजा से के विरोधी हों, प्रति सामंत। प्रधान सामंत मतलब होता है राजा के हितैषी सामंत, जो प्रमुख, जिनका महत्व हो, ठीक है, हाँ, जिनका रेलवेस हो, जो प्रमुख सामंत हो, वो कहलाते हैं प्रधान सामंत। और शत्रु महासामंत होते हैं जो राजा के द्वारा पराजित किए गए हों और उसके बाद उन्होंने राजा के अधीन रहकर शासन प्रशासन चलाना स्वीकार कर लिया हो, इसे कहते हैं शत्रु महासामंत। तो 6 प्रकार के सामंतों का भी हमको इस ग्रंथ में उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो जो बाणभट्ट की हर्षचरित है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसमें उस प्रकार की वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ऐतिहासिकता नहीं प्राप्त होती है जैसा कि हमको रास्तरंगड़ी आदि में प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें चारण भाट परंपरा, जो चारण भाट सुलभ इतिहास लेखन है, वह अधिक है। इसमें अपने शासक अपने आश्रयदाता को महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है, उनके व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया गया है। बहुत सारी बातों पे जहाँ शासक कमज़ोर रहा है उसको भी एक्सटोल किया गया है, या जहाँ पे शासक का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं रहा है उन कार्यों को दबा दिया गया है, नहीं उल्लेखित किया गया है। जैसे कि बहुत सारी जगह पे पृथ्वी रासों में चंद्रबरदाई करता है, चंद्रबरदाई ने भी अपने आश्रयदाताओं को महिमा मंडित किया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मचूको चौहान। तो बहुत सारी बातें जो हैं थोड़ी बहुत यहाँ भी हमको प्राप्त होती हैं। तथापि ये कहा सकता है कि इन चीज़ों के बावजूद भी जो चरित्र परंपरा है उसकी कुछ, ठीक है, उसकी कुछ कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भी हर्षचरित जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास जानने का, संस्कृति जानने का, सभ्यता जानने का। खासकर हर्षकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत और गुप्तोत्तरकालीन भारतीय इतिहास लेखन में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये सब आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगला नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर मिलते हैं किसी अन्य ऐतिहासिक स्रोत के साथ। थैंक यू।